नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो ये मेरे से पूछी गई थी जब मेरा एक्सपीरियंस था 5.5 साल का, मतलब अभी थोड़े दिन पहले पूछी गई थी। अभी 1-2 महीने बढ़ गए हैं, बस इतना ही है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पर और सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा पेपे के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। और मेरा एक्सपीरियंस 5.5 साल का था जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले मैं देखा हूँ कि बहुत बार ये लोग गलती करते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना है। आपको ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन डिटेल में नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 सेकंड से 1 मिनट में आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर आपको इंट्रोड्यूस करते के टाइम ही पूछा जाए कि आप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करें, तभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में बतानी है। वरना प्रोजेक्ट के बारे में 1-2 लाइन अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो, हमने भी कुछ ऐसा ही अपना आंसर बना रखा था। और यहाँ पे ये जो स्टार दिख रहे हो, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तभी एक्सप्लेन करें। वरना आप कहाँ पे काम करते हो, कितने समय से काम करते हो, क्या क्या टेक स्टैक है, ये सारी ही चीज़ें बतानी होती है। ठीक है, अब मैं ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट ऑल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यू हैव यूज्ड इन स्पार्क। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे कुछ लिख रखे जो हमने अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करा हुआ था। जैसे कि यहाँ पे हो गई ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद पार्टीशनिंग करते हैं, बकेटिंग यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग हमने किया था, बट वो स्पार्क में नहीं था, वो प्रोग्रामिंग हमारा जो पाइथन का प्रोग्रामिंग था वहाँ पे था। तो आप चाहो तो बोल सकते हो, मतलब हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए करी थी ये मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद कैशिंग हो गया, कोलिसिंग हो गया, फिर पार्के जो फाइल फॉर्मेट है उसका भी हम यूज करते हैं ताकि हम जो है अपने स्पार्क पाइपलाइन को या ETL पाइपलाइन को ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, फास्ट तरीके से स्टोर रीड राइट जो भी करना है वो कर सके। ठीक है, और फिर हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जैसे कि हमारा जो ड्राइवर होगा कितने साइज़ का होगा, एग्जीक्यूटर कितने साइज़ का होगा। तो वो होता है एग्जीक्यूशन प्लान के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि हाँ हम कितना मेमोरी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और किससे हमें एफिशिएंट जो है वो, मतलब कम मेमोरी में ज़्यादा आउटपुट अच्छे से मिलेगा, है ना। ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया उसी के बेसिस पे, लास्ट वाले क्वेश्चन के बेसिस पे, कि हाउ डू यू डिसाइड द नंबर ऑफ कोर्स, मेमोरी एंड ऑल। मतलब कि आप कितना एग्जीक्यूटर लेने वाले हो, कितना ड्राइवर लेने वाले हो, कितना कोर लेने वाले हो, इसके बारे में जो है ये पूछी गई थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तक तो मुझे नहीं पता है या हमारे साथ जो काम करते हैं उनको तो नहीं पता है। ये बेसिकली डेटा के बेसिस पे डिपेंड होता है कि आपका डेटा कैसा है, कितना टाइम ले रहा है, कितना जो भी है, मतलब एग्जीक्यूशन प्लान देख के फिर लिया जाता है डिसीजन। एंड ट्रायल एंड एरर भी किया जाता है कि अच्छा हम इसको ऐसे रन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इतने मेमोरी के साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे करी जाती है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है इसका। एंड ये लिखा है कि नो वन कैन टेल यू अपफ्रंट, वरना बहुत सारे जो है वो मार्केट में आ गए होते, अभी तक मुझे नहीं पता क्या पता आ गए हों। और एक वर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो मैंने लिंक्डइन पे देखा था। ठीक है, तो आप जो है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि वाओ क्या सॉल्यूशन है, कितना अच्छा है, मतलब ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन वो वर्स्ट सॉल्यूशन था। वैसे आंसर नहीं करनी होती। मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100 GB ले लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल जो वर्स्ट सॉल्यूशन बनाया था उन्होंने, उसमें तो 100 GB में हो जाते हैं 800 पार्टीशन। तो उसमें क्या सॉल्यूशन था कि अगर आपके पास 800 पार्टीशन है तो 800 पैरेलल टास्क रन हो सकते हैं, वो सही बात है। तो आप जो है 800 कोर ले लोगे। ठीक है, CPU कोर ले लोगे, ऐसे कुछ उसका सॉल्यूशन था। एंड रैम का था, मतलब ये तो हो गया एक चीज़। और रैम कितना, मतलब रैम या मेमोरी, कई बार हम ना मेमोरी और रैम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रैम मैं बोलता हूँ ताकि बिल्कुल ही क्लियर रहे। तो रैम जो है वो बताया हुआ था कि एक पार्टीशन जो है वो कितने का होता है, 128 MB का होता है, राइट। तो 128 MB का 4 टाइम्स लेना चाहिए, मतलब 512 MB का आपको ये लेना है। हाँ, 512 MB का आपका रैम होगा। और अगर आप 4 कोर लेते हो CPU, ठीक है, 4 कोर CPU लेते हो तो कितना हो जाएगा, 512 इंटू 4 वो जाता है 2 GB। ठीक है, तो 2 GB का एग्जीक्यूटर लेने का बोला था। ठीक है, 100 GB को प्रोसेस करने के लिए 2 GB के एग्जीक्यूटर लेने होंगे। और 800 कोर है तो टोटल 200 एग्जीक्यूटर लेने होंगे। ठीक है, आप देखना कितना वर्स्ट सॉल्यूशन है, बट लोगों ने वाह वाह करा था।
तो 2 GB का पर एग्जीक्यूटर होगा, 4 कोर CPU होगा, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 200 होगा। अब देखो ये रियल टाइम में ऐसे कोई सॉल्यूशन वाहियात बना ही नहीं सकता, ठीक है, अगर कोई करता है तो। इसमें क्या कमी है कि आप ज़िंदगी में कभी भी 2 GB से ज़्यादा एग्जीक्यूटर नहीं ले सकते इस फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके थोड़े थॉट प्रोसेस, बट वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। बट ये ज़रूरी है आप लोग को बताना कि ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी फार्मूला के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। सो उस हिसाब से बताता हूँ कि ये क्या है। टोटल 800 कोर CPU मांग रहे हैं एक 100 GB को प्रोसेस करने के लिए। चलो मान लेते हैं कि 100 GB ही था। 800 कोर CPU आपको पता है कि कितना बड़ा मशीन होता है। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं i7 में कितने कोर आते हैं मैं भी भूल गया। चलो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जो हमारे मशीन जो जियो में हमने यूज किया था उसमें था 128 GB का रैम था, ठीक है, और 32 कोर या 16 कोर ही था शायद, 16 कोर CPU था, ठीक है। तो उस हिसाब से सिर्फ 100 GB को प्रोसेस करने के लिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से इंटू 50 का कितना पड़ेगा, 16 × 85, हाँ 50, मतलब कि 50 ऐसी मशीन लगानी होगी, ठीक है, 50 मशीन्स लगानी होगी ऐसी वाली, तब जाके आपको 800 कोर CPU मिलेगा। और अगर हम 50 मशीन लगाएंगे तो 128 × 50 जो है वो कितना हो जाएंगे, 6400 GB, मतलब कि 6.4 टेराबाइट। 6.4 टेराबाइट का कोई मशीन लगवाएगा जिसमें वो 100 GB का डेटा प्रोसेस करेगा। कितनी वाहियात सॉल्यूशन है ये। 4 कोर CPU, जब आप पूरा CPU यूटिलाइज कर लोगे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझने की कि आप अगर पूरा कोर यूटिलाइज कर लोगे तो आपके पास रैम पड़ा रहेगा बट वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सारे कोर CPU कोर तो लगे हुए काम करने में, और आपने छोटे छोटे डेटा के लिए दे दिया है काम करने के लिए कि कोर CPU। तो ये जो है ये सॉल्यूशन कभी आपका मार्केट में नहीं चलेगा। आप जैसे ही बताओगे पूरा समझ में आ जाएगा। इवन ChatGPT भी मैंने देखा था, तो ChatGPT पे भी कई बार ऐसी सॉल्यूशंस आती है। तो वो क्या करते हैं, ChatGPT पे जाके कुछ भी ऐसे डाल देते हैं एंड देन कुछ आउटपुट दे देता है ChatGPT कैलकुलेट करके, और वो जाके पूरा लिंक्डइन पे छाप देते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन है, और लोग ऊपर से बेस्ट सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। तो ये वाली आंसर नहीं करनी है, एटलीस्ट आप लोग बच जाना। अगर आपको पता है पहले से तो ठीक है, और मैंने जैसे बता दिया कि ये कोई अपफ्रंट नहीं बता सकता है। एक मैंने वीडियो शूट करी थी अपने सीनियर के साथ, है ना, 100 GB डेटा प्रोसेस करने के लिए, तो वो कुछ लोगों को पसंद आया था, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप शूट कर देना। तो एक वीडियो मैं इसका शूट करूंगा कि अगर ऐसी प्रोसेसिंग करनी है तो कैसे होगा, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन नहीं देनी है, और उसका कोई राइट आंसर नहीं होता। उसके थॉट प्रोसेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंट अपाचे हुडी फाइल फॉर्मेट फीचर लाइक अपसर्ट। तो ये जो है ये क्वेश्चन पूरा टाइम ले गया था। ऊपर के क्वेश्चन जो थे, ये वाला क्वेश्चन हमने भी बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमने अपना एग्जांपल लिया, और ये ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। उसके बाद सीधा वो जंप कर गए क्वेश्चन पे, और ये है कोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। कोई ऐसा लीड कोड के क्वेश्चन नहीं था, सिंपली ये क्वेश्चन ही दिया हुआ था कि अपाचे हुडी फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको पता है, उसी में एक अपसर्ट मेथड जो हम इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये हमने पूरा कोड लिखा था। इसमें ना बॉयलर प्लेट कोड कुछ थे, मत ज़्यादा नहीं थे, बस क्लास डिफाइन था, इनिट मेथड डिफाइन था, मतलब ये और ये वाली लाइन शायद थी, बाकी सब पास करके लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा कोड हमने लिखा था। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पे अब हमने एक रो रिकॉर्ड है, तो फिर हमारी बहुत सारी डिस्कशन चली थी। ये पूरे 1 घंटे की डिस्कशन इसी में चली थी, लगभग 40-50 मिनट की। और हमने फिर ये पूरा कोड लिखा था कि हमारे पास अगर अपडेट रिकॉर्ड आएंगे तो हम कैसे पता करेंगे, हमारे पास इंसर्ट वाले जो रिकॉर्ड आएंगे उसको हम कैसे पता करेंगे, राइट। अगर कुछ डिलीट है तो उसके बारे में भी। तो आई थिंक अपसर्ट में अपडेट प्लस इंसर्ट वाला लॉजिक था, डिलीट वाला कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। तो ये आई थिंक हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया था। बट देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है इसमें, एज इट इज़ मैंने लिख दिया है कि क्या क्या हमारी डिस्कशन चल रही थी। वो आपको भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इफ़ आईडी इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हमने डिसाइड किया कि हम सेट वाली डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, बट वो सॉल्यूशन गलत था। तो फिर हम आके उसको अच्छा हम बोले
ओके यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, तो फिर हमने डिक्शनरी यूज किया, तो डिक्शनरी वाली सॉल्यूशंस काम करी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, बीच बीच में हम कोड लिख रहे थे। यहाँ पे देखिए पूरा लॉजिक प्रॉपर लिखा हुआ है, कहीं पे छोटी छोटी कोड लिखी हुई है, कहीं पे बस सूडो कोड लिखी हुई है। तो ऐसे जो है वो चीज़ें करी गई है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कशन चल रहे थे कि हाँ हम यहाँ पे ये फाइल फॉर्म हम ये लॉजिक लगाने वाले हैं, फाइल कैसे प्रेजेंट होगी, फाइल हमें इनपुट में कैसे मिलेगी, बहुत सारे डिस्कशंस थे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको सॉल्यूशन भी ऐसे रेडिली अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद होता है राउंड 2। राउंड 2 में पूछा गया, अब देखिए राउंड 2 जो है वो हमने एयरफ्लो पे काम किया हुआ था बहुत अच्छे से, माइक्रो सर्विसेज भी उसके अराउंड बिल्ड करी हुई थी, एंड एयरफ्लो तो हम यूज कर ही रहे थे। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पूरे एयरफ्लो के अराउंड थोड़ा घूमते हुए दिखेगा। आगे जो है स्पार्क के भी आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एयरफ्लो नहीं आता है तब ज़बरदस्ती वो पूछेंगे, बट हाँ ये हमसे पूछी गई थी, अगर आपको एयरफ्लो आता है तो शायद ये आपको हेल्प करे। व्हाट इज़ योर इनपुट फाइल फॉर क्रिएटिंग डैग इन एयरफ्लो। तो हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हम जियो में जब थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम नहीं चाहते थे कि लोग जो है बैठ के पूरे टाइम अपना डैग लिखे। तो हमने क्या किया, एक माइक्रो सर्विस बनाया, और क्योंकि आपको पता है कि हर कंपनी में कुछ एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस बन जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो और उसमें से कोई चीज़ें चेंज कर देते हो। तो हमने क्या बोला कि इसको करने के बजाय हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली हैंडल कर देते हैं कि आपको डैग बनानी नहीं पड़ेगी, आप बस हमें इनपुट दे दो कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, आपके टाइम क्या है, कितने बजे आपको रन करना है, आपको बैकफिल करना है कि नहीं करना है, आपको कैचअप करना है कि नहीं करना है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है एयरफ्लो के अराउंड वो हमने कर दिया। एंड फिर बोला कि चलो जो कुछ रिक्वायर्ड इनपुट रखा कि आपको डैग नेम वगैरह तो देने ही पड़ेंगे, टास्क नेम वगैरह देने ही पड़ेंगे। कुछ हमने देखा कि इसको रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ऑप्शनल रखते हैं, हम ट्रू या फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके डाल देते थे। तो इस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक यूज़र से हमें डैग नहीं बनवाना है, वो बस अपना टाइम बताएगा कितने बजे और स्क्रिप्ट का लोकेशन बताएगा, हम उसका शेड्यूल करके दे देंगे उसको जितना मिनिमल इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूरत हो। तो उसी के लिए हम एक पेलोड लेते थे यूज़र से। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि आप इनपुट फाइल कैसे लेते थे। तो हम इनपुट फाइल नहीं लेते थे, हम एक पेलोड लेते थे, और वो पेलोड जो था वो जेसन में था, ठीक है। तो ये डिस्कशन थी यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे दिया। अब उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो किसी से भी पूछा जा सकता है जो एयरफ्लो जानता है। हाउ डू यू मेक डिपेंडेंसी ऑन अ डैग एंड टास्क इन एयरफ्लो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक तो था कि टास्क डिपेंडेंसी, एक टास्क से दूसरे टास्क पे एक ही डैग के अंदर कैसे करते हो, ठीक है। टास्क डिपेंडेंसी इन सेम डैग। और एक था डैग डिपेंडेंसी, मतलब एक डैग कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा डैग कैसे चलाओगे उसके बारे में था। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अगर जानते हो एयरफ्लो तो ये सारी चीज़ें तैयारी कर लेना, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, आपको एयरफ्लो अगर अच्छे से पता होगा तो उसके बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली 4 होते हैं। तो उसमें ये उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ शेड्यूलर इन एयरफ्लो। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा शेड्यूलर, तो उसका क्या यूज है उसके बारे में पूछ रहे थे। अब ये तो पूरा एयरफ्लो का कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, 2 ही चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जब ये वाली डिस्कशन चल रही थी शेड्यूलर की, तो आई थिंक उसमें हमने बहुत सारे और भी टर्म्स बोले होंगे, वेब सर्वर, वर्कर्स, ये सब कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, अब तुम ऐसा करो, एंड टू एंड आर्किटेक्चर बताओ फिर मुझे एयरफ्लो का। फिर ये तो मैंने गूगल से उठाया हुआ है, ठीक है, और यही आर्किटेक्चर होती है। थोड़ा सा और हमने, मतलब है तो यही, बट हमने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया था उनको। तो ये वाली चीज़ जो है हमने पूरा उनको एक्सप्लेन किया, हमारा कहाँ पे डैग रहता है, कैसे स्टोर होता है, वेब सर्वर कैसे काम करता है, हमें यूआई कैसे दिखता है, वर्कर कैसे काम करते हैं, क्यू कैसे, इसमें क्यू वगैरह की बात नहीं है, क्यू कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। तो पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ विल यू अचीव पैरेललिज्म इन एयरफ्लो टास्क, हाउ विल यू टेक यूजर इनपुट टू डू सो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वो बोले कि देखो भाई, तुम तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में यूजर से इनपुट ले लेते हो और वहाँ से तुम डैग बना के दे देते हो, लेकिन हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई तो तुम क्या करोगे। मैंने बोला देखो सर, ऐसी बात है कि हम जो है एक डैग, अगर किसी को डैग बनाने आता है तो हम ऐसा करते हैं, एक पेलोड में पूरा डैग ही ले लेते हैं, भाई तुम डैग दे दो हमें, हम तुम्हारा करके दे देंगे। नहीं तो दूसरी चीज़ें हैं कि आप अगर ये करवाना चाहते हो कि यूजर्स नहीं करवाए, तो फिर हमें नेस्टेड जो है
वो जेसॉन इनपुट में लेनी पड़ेगी और नेस्टेड जेसॉन लेने के लिए हमें यूआई बनाना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास यूआई नहीं था, तो हमें यूआई बनाना पड़ेगा। यूआई पे हम क्या करेंगे, प्लस प्लस बटन करके और उसको नेस्टेड करते जाएंगे यूआई वाले से। तो बोले ठीक है, हमने किया नहीं था, बट उन्होंने सोचा कि थॉट प्रोसेस देखते कि ये कैसे अचीव करेगा अगर इसको करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, तो वही सेम क्वेश्चन इस राउंड में भी पूछे गए, दूसरे राउंड में भी। अब देखिए यहाँ से थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन था कि हाउ विल स्पार्क रन दिस क्वेरी। क्वेरी था ये, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। अब यहाँ पे वो एंड टू एंड चीज़ें पूछ रहे थे कि जब ये क्वेरी हिट होती है तो एग्जैक्टली होता क्या क्या है, कैसे हमारी एनालिसिस फेज में कोड्स जाती है, कैसे हमारे ड्राइवर वगैरह, अगर ड्राइवर स्पॉन करने की ज़रूरत पड़ती है तो ड्राइवर कैसे बनेंगे, एग्जीक्यूटर कैसे बनेंगे, एनालिसिस फेज में कैसे जाएगा, जॉब टास्क स्टेजेज ये सब कैसे बनेंगे। इसके लिए पूरा जो है ना आपको मेरा स्पार्क फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। अगर आपको पहले से आता है तो आपको तो फिर सॉल्यूशन पता ही है, नहीं आता है तो आप स्पार्क फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट देखिए। साथ में अगर आप प्रैक्टिकल वाले देखते हैं, साथ ही साथ देखना होता है, तो फिर आप और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे, है ना। प्रैक्टिकल और ये फंडामेंटल मैं अगेन बोल रहा हूँ, साथ साथ एक वीडियो इसके एक वीडियो इसके, वरना बाद में आप कन्फ्यूज होगे कि ये रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती बता देता हूँ कि मैंने गलती क्या क्या करा था। मैंने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया सम ड्राइवर एंड मेमोरी विदाउट आस्किंग द टेबल साइज। अब देखिए ये मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा आपको पूछना होता है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ऑलवेज क्लैरिफाई डोंट अज्यूम। बट हमने भी यहाँ पे कर लिया था, हमसे भी गलती हो गई थी। ठीक है, इतना बोलने के बाद हमसे भी गलती हो जाती है। सो यहाँ पे फिर हमने नहीं पूछा, बाद में हमें पता चला अरे यार हमें टेबल साइज़ पूछना था, क्योंकि टेबल साइज़ से जो है हमारी सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो सकती है। जब आप 1 GB पढ़ रहे हो और जब आप 100 GB पढ़ रहे हो, क्या दोनों में सेम ही चलेंगे? नहीं चलेंगे, ऑफ कोर्स चेंजेज आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो वही था उनका कहने का मतलब कि भाई तुम जब लिखे ये तो तुम्हें पूछना चाहिए ना कि टेबल का साइज़ क्या है, और भी जो तुम्हें रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी वो पूछनी चाहिए थी। डायरेक्ट तुमने अज्यूम कर लिया और ड्राइवर कुछ भी बना दूंगा, एग्जीक्यूटर कुछ भी बना दूंगा, यहाँ से ऐसे चलने लगेगा, तो फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी निगेटिव हो गई थी चीज़ें। उसके बाद हमसे पूछेगा कि हाउ मेनी जॉब टास्क स्टेजेज विल बी गेटिंग क्रिएटेड। आई थिंक विल बी क्रिएटेड इसी में पूछा होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, और ग्रुप बाय वगैरह ऐड किया था, मुझे याद नहीं है। तो ये डिस्कशन चल रही थी, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। तो ये देखिए, ये हमने लेक्चर नंबर 11 अगेन स्पार्क फंडामेंटल का ही ये पार्ट है। ये सारे स्पार्क से ही आ रहे हैं, तो स्पार्क फंडामेंटल का अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ़ जॉब सेम ना हो रहे हो, तो अब जो है स्पार्क इंटरनली बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करता है डेटा फ्रेम पे, उसकी वजह से जॉब की काउंट बढ़ जाती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे ही आपको आंसर करने हैं इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट विल हैपन इफ़ माई स्टेज फेल्स देन हाउ रीप्रोसेसिंग विल हैपन इन स्पार्क। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि हमारा स्टेज फेल होगा, तो देखिए अलग अलग लेवल पे फेल्यूर आते हैं तो अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे स्टेज लेवल पे फेल होगा तो रीप्रोसेसिंग होगा सेम स्टेज का वापस लीनिएज के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन कई बार टास्क लेवल पे फेल्यूर भी होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि रीट्राई फॉर 4 टाइम्स बट कुड नॉट सक्सीड ऐसे करके आएगा, तो इसका मतलब कि वो टास्क लेवल की फेल्यूर हुई थी। स्टेज लेवल की फेल्यूर होगी तो आपको वही, आपकी अगर चेक पॉइंटिंग में पड़ी हुई है तो वहाँ से हो जाएगी, नहीं तो सीधा सीधा ये जाएगा डैग में जो लीनिएज बने होते हैं उस लीनिएज पे जाएगा जहाँ पे उसका स्टेज था, वो रिप्रोसेस करेगा। अगर जॉब लेवल पे फेल्यूर आती है तो आपको पूरा प्रोसेस जो है वो रीरन करना पड़ेगा, मतलब पूरा जॉब फेल हो गया तो अब जो है आपको वापस ही करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ें नहीं बचेंगी, सारे जो मेमोरी है वो क्लीन कर दिए जाएंगे, एग्जीक्यूटर वगैरह खाली कर दिए जाएंगे, ड्राइवर खाली कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर नोड ही डाउन होता है क्लस्टर में, क्योंकि ये सब फेल्यूर की बात आई थी तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो नया एग्जीक्यूटर जो है वो बनाया जाता है दूसरे नोड पे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पार्क मल्टीपल मशीन्स पे चलती है, तो मान लो किसी कारण से ये मशीन फेल हो जाती है तो इस पर जो भी एग्जीक्यूटर चल रहा है तो उसके टास्क को शिफ्ट कर दिया जाएगा इफ़ मेमोरी परमिट्स। अगर जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है, तो नहीं है तो फिर जितने टास्क है जितने मशीन्स आपको मिल चुके हैं उसी मशीन्स में थोड़ा टाइम के बाद जो अगर एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा टास्क स्टार्ट होगी, ऐसे चलता है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन। अब देखिए यहाँ पे अगेन उन्होंने फंसाने की कोशिश करी थी कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई डू दिस वन। पिछली बार क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल था, लेकिन इस बार बोल दिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल है लेकिन लिमिट 1 भी किया हुआ है। अब क्या होगा, अब बताओ। ठीक है, सो व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ लिमिट 1 ऑन डेटा बेस क्वेरी इंजन एंड स्पार्क क्वेरी इंजन। हाँ, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब देखिए
कनेक्शन बना रहे हो टेबल से, राइट। तो स्पार्क जो है आपका कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस से, ठीक है। सो डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, तो आप जब लिख रहे हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो यहाँ से तो पूरा डेटा लाएगा, लेकिन जैसे ही आपने लिमिट 1 कर दिया तो वो क्या होगा, डीबी ही आपको एक ही जो रिकॉर्ड है वो रिटर्न करेगा और फिर आपको ड्राइवर पे वो शो होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये डीबी नहीं होता, स्पार्क में ही पूरा मतलब हाइव के मेटास्टोर या कहीं पे पड़ा होता, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन को स्कैन किया जाएगा, मतलब पैरेलली टास्क तो ये कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बट जो भी टास्क पहली टास्क होगी जो कोई भी एक पार्टीशन को पढ़ के एक रिकॉर्ड को स्कैन करके ला देगा, ठीक है। पूरा पार्टीशन नहीं लाएगा, 100 में पूरा पार्टीशन लाता है, लेकिन लिमिट में पूरा पार्टीशन नहीं, एक रिकॉर्ड को ही वो बस लाता है। तो यही चीज़ जो थी वो डिस्कशन यहाँ पे करनी थी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये राउंड ख़त्म हो गया, अब आता है राउंड 3। सो राउंड 3 में अब हमसे पूछा गया पहले तो कि एक्सप्लेन करो अपने प्रोजेक्ट को डिटेल में, ठीक है। तो हमने कई बार बताया हुआ है आपको कि ये हमारा आर्किटेक्चर था, इसको हमने draw.io पे बना रखा है, तो आप भी अपना कुछ ऐसे draw.io या जो भी आपको टूल अच्छा लगता है वहाँ पे आप बना लो एक अच्छे से आर्किटेक्चर। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी एज मिलेगा इंटरव्यू में कि हाँ इसको सारी चीज़ें पता है कैसे कैसे क्या चलता है, और आप स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर भी कर पाओगे। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि हाउ हैव यू डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड एयरफ्लो माइक्रो सर्विसेज। अगेन इनका फोकस बहुत ज़्यादा एयरफ्लो पे था, तो पिछले राउंड में मतलब राउंड 2 में तो किया ही, अब राउंड 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो एयरफ्लो माइक्रो सर्विसेज जैसे जैसे हमने बनाई थी, हमारा जो बैकएंड था वो फास्ट एपीआई पे चल रहा था, हमें पाइथन नहीं आती थी तो हमने फास्ट एपीआई पे करा था, ठीक है। सो हमने बनाया था कैसे कैसे, उनको बताया सारी चीज़ें। अब अगेन मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ अब ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप किए ही नहीं होगे ऐसे काम, तो जो काम किए ही नहीं उसके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नो अबाउट क्यूबरनेटिस। तो यहाँ पे क्या थे, वो जो इंटरव्यूअर थे वो ज़्यादा क्यूबरनेटिस में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम पहले ये बताओ कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया, क्योंकि क्यूबरनेटिस बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे अब हमने बताया कि हमने पॉड पे काम किया है, मतलब हम पॉड यूज करते थे, हम डॉकर यूज करते थे, क्यूब प्रॉक्सी नहीं यूज करते थे, हम क्यूबलेट भी यूज कर रहे थे, मतलब इंटरनली चलता होगा बट हमें नहीं पता। कंट्रोलर एंड स्केड्यूलर तो होता ही है, एपीआई सर्वर तो होता ही है, ETCD भी होगा यहाँ, ETCD। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको बताया। उसके बाद हमने कॉन्फिग मैप के बारे में बात करी, है ना, हमने सीक्रेट के बारे में बात करी। तो ये सारी जो कंपोनेंट थी उसके बारे में हमने बताया, फिर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है वो सारी चीज़ें हमने उनको बताया था यहाँ पे, ठीक है। और यामल कैसे लिखते हैं, मतलब एग्जैक्टली लिख के नहीं बताया था, बट यामल कैसे लिखते हैं, यामल ड्रिवन कैसे ये पूरा क्यूबरनेटिस चलता है उसके बारे में बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि ठीक है अब बताओ CI/CD एंड ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए तो आपको पता ही है कि हमने एयरफ्लो यूज किया था, और CI/CD का डिस्कशन जब चल रहा था तो वहाँ पे फिर वही आप अपने कोड को हायर एनवायरनमेंट में कैसे ले जाते हो, पुश कैसे करते हो चेंजेस, पाइपलाइन कैसे बनती है, आर्टिफैक्ट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो CI/CD के लिए हम जो है अपनी कंपनी में अज्योर डेवऑप्स यूज करते थे, तो हमने अज्योर डेवऑप्स की पूरी प्रोसेस उनको समझाई थी यहाँ पे कि हमारा कैसे चलता है, हमारा कोड हायर एनवायरनमेंट में कैसे जाता है। उसके बाद ये आउट ऑफ नोवेयर ऐसी क्वेश्चन थी कि टेल मी अबाउट योर स्टोरी, मतलब हमारे लाइफ के बारे में ऐसे पूछना शुरू कर दिया जो कि जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब स्टोरी तो सबकी अपनी होगी। हाँ यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि हर बार जो है बिहेवियरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो स्टार पैटर्न पे आंसर करने होते हैं, यहाँ पे कोई स्टार पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टोरी जो है वो जेन्युइन तरीके से जैसे है वैसे बता दें। वेयर डू यू वांट टू बी इन करियर और पर्सनल लाइफ। यहाँ पे अगेन जो है स्टोरी से रिलेटेड बातें थी, तो यहाँ पे आप करियर में क्या प्रोग्रेस करना चाहते हो उसके बारे में बता दो। जनरली यही होता है ना कि हम अपने रोल में ग्रो करना चाहते हैं, देन जो अभी हमारा स्किल सेट है हम उससे और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, हम अपने टीममेट को हेल्प करना चाहते हैं, ये जो जनरल जो टर्म्स होती है वही करा। उसके बाद होती है लास्ट राउंड। लास्ट राउंड थी एक मैनेजर के साथ, हायरिंग मैनेजर नहीं थे, हायरिंग मैनेजर से सीनियर थे वो, कोई तो रोल था उनका भूल गया मैं। अगेन उन्होंने एंड टू एंड आर्किटेक्चर पूछा, बट इस बार उतने डिटेल में नहीं पूछा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पूरा बिहेवियरल क्वेश्चन है, तो बिहेवियरल के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, 10 क्वेश्चन की लिस्ट है, उसी में से पूछे गए थे। तो व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव डन, अगेन इसी का पार्ट है कि हमने कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक करी है, तो उसमें आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाउ डज योर टीम स्ट्रक्चर लुक लाइक, ये सबकी अलग अलग होती है। हमारे में जो भी हायरार्की थी उसके बारे में बात हुई, हमारे कितने जूनियर्स काम करते हैं, हमारे कितने सीनियर्स काम करते हैं, हमारे पैरेलल लेवल पे कितने लोग काम करते हैं,
उसके बाद हमसे पूछा गया कि व्हाट डू यू डू ऑन अ डेली बेसिस। ये क्वेश्चन कई बार बहुत बार लोगों से पूछा जाता है, तो इसकी आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ले। अगर आप क्या बोलते हैं, मान लो डेटा इंजीनियर में काम नहीं करा है लेकिन आप शो कर रहे हो कि हम डेटा इंजीनियर हैं पिछले 2-3 साल से, तो आप डेली बेसिस पे क्या करते हो उसके बारे में एक थोड़ा सा कहानी बना लें, ठीक है। उसके बाद हाउ डू यू अचीव स्केलेबिलिटी इन पाइपलाइन। अब यहाँ पे जो है मुझे याद नहीं कि हमने किस डायरेक्शन में बातें करी थी, बट आई थिंक हमने कुछ क्रॉस क्वेश्चन करा जरूर होगा कि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या, आप किस डायरेक्शन में पूछना चाह रहे हो। तो पहले आप रिक्वायरमेंट समझो। यहाँ पे अगेन हमने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है इसका, बहुत दिन हो गया, तो वहाँ से कुछ कुछ डिस्कशन हुई होगी। जैसे कि हम वॉल्यूम बढ़ता है तो हम वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे अपने पाइपलाइन में कि जो है ये स्केलेबिलिटी को हैंडल कर ले। एक तो ये एस्पेक्ट हो सकता है, एक और कौन सा एस्पेक्ट हो सकता है, वॉल्यूम का ही मुझे अभी ध्यान आ रहा है, बाकी और भी कुछ हो सकता है जो डिस्कशन पे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर डू यू वेयर डू यू गो टू फाइंड द इशू इफ़ योर पाइपलाइन फेल। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि वो रियल टाइम में काम नहीं किए होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है, वहाँ पे सक्सेस और फेलियर की जो मैसेज है वो दिखती है। वैसे तो इसके ऊपर एक और हमारे पास था, लॉग मॉनिटरिंग के लिए बनाया हुआ था, सुपर सेट UI करके यूज करते हैं, जिस पे आराम से वहीं पे दिख जाता है। तो ऐसे करके आपके भी कंपनी में अगर कुछ है तो होगा, वरना लॉग मॉनिटरिंग को आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रेशन टूल पे देखें। ऑर्केस्ट्रेशन टूल से फिर हम जाते हैं सर्वर लॉग्स पे। अगर ऑर्केस्ट्रेशन टूल पे ही समझ में आ गया कि क्या इशू है तो फिर हम बता देते हैं क्या डेटा नहीं था या कुछ नहीं था, ऐसे जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी होगी। डेटा नहीं आता तो हम लिख देते हैं ना कि डेटा वाज नॉट अवेलेबल, प्लीज़ लुक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जो भी जिनको भी बताना होता है वो लिख देते हैं वहाँ पे। तो अगर ऐसी फेलुअर है तो डायरेक्ट दिख रहा है। अगर मान लो कुछ ऐसे फेलुअर है जो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम जाते हैं सर्वर लॉग्स पे, और STD आउट और STD एरर करके 2 फोल्डर बने होते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप कोड फिक्स करो या कोड को रन करो, देखो कि वहाँ पे क्या इशू थी। तो ये फ्लो चलता है, पहले यहाँ जाते हैं फिर यहाँ, पहले तो यहाँ जाते हैं, उल्टा लिख दिया है, 2 1 2 1 3 4 ऐसे जाते हैं मैंने उल्टा ही लिख दिया, यहाँ भी आपसे ये करवा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट था व्हाई डू यू नॉट ऑटोमेट द पाइपलाइन इन केस ऑफ फेल्यूर, व्हाई देयर इज़ अ मैनुअल इंटरवेंशन। हमने जानबूझ के मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो प्रॉड में रखी हुई थी, क्योंकि जो हमारा SLA था वो मीट होना चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड और किसी दिन ऑटोमेशन मिल ही ना आए तो इसलिए हमारा एक ऑपरेशन टीम जो था वो दिन के 10-15 मिनट इस पर स्पेंड कर लेता था, जस्ट टू सी कि हाँ सारी चीज़ें सही चली हैं आज। वैसे तो और मेल ट्रिगर होनी चाहिए थे, वो हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ था अपने इसके अंदर, बट हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऑपरेशन को हमने वो रखा था कि हाँ डेली जो है वो सुबह में एक बार वो चेक कर लेंगे, अगर सारी चीज़ें सही चल रही है तो। फिर उन्होंने यही आई थिंक इसी के आगे पूछा था कि अगर इसको ऑटोमेट करने की ज़रूरत है तो क्या करोगे। एक तो एयरफ्लो में ही ऑटोमेशन का अपना है ईमेल ऑपरेटर, उसको यूज कर लो, और भी चीज़ें होती है जो करी जा सकती है, अलग अलग टूल्स आते हैं। तो आई थिंक हमें पता नहीं हमने क्या क्या डिस्कस किया होगा, बट ऐसे कुछ कुछ सॉल्यूशंस उनको बताया होंगे जो मेरे दिमाग में उस समय आया होगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ़ योर सुपर क्रिटिकल पाइपलाइन फेल्स ऑन अ वीकेंड एंड व्हाट इज़ द SLA। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि अगर हमारा पाइपलाइन प्रोडक्शन में फेल होता है, आपको बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। SLA आई थिंक 4 आवर्स की थी, ठीक है। तो हम जो पाइपलाइन पे काम कर रहे थे वो फाइनेंशियल डेटा था, तो कुछ भी हो अगर फटा तो आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई एस्केप नहीं है। पहले जिस लेवल मतलब ऑपरेशन टीम देखेगी, फिर ऑपरेशन से लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर डेवलपर, तो ऐसे इन्वॉल्व होते जाते हैं अलग अलग लेवल पे। तो ये चीज़ें थी। हमारा 4 आवर कैसे लेता, अगर किसी दिन फटा प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा बैठ के, सिंपल ये था हमारा। उसके बाद हाउ डज़ डिप्लॉयमेंट वर्क्स, अगेन ये ECI/CD का पार्ट है, तो हमने कुछ बता दिया होगा। उसके बाद हाउ डू यू इंश्योर दैट योर पाइपलाइन इज़ गिविंग द करेक्ट रिजल्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार डेटा क्वालिटी चेक्स के अराउंड होते हैं कि आप डेटा क्वालिटी चेक्स कैसे करते हो, फिर आप फाइनली जब राइट करते हो टेबल में तो कैसे चेक करते हो। तो यहीं पे हमारे 2 प्रोसेस चलते थे, एक रिकन्सिलिएशन होती थी और एक एरर हैंडलिंग एंड रन टाइम चेक्स। तो रन टाइम पे ही हम काउंट वगैरह चेक करते थे कि कहीं काउंट डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, काउंट कहीं कम तो नहीं हो गया, ड्रॉप तो नहीं हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें करते थे। क्योंकि हमारे पास सर्वर के डेटा थे, तो हमारे पास लगभग 2 से 3 मिलियन के सर्वर के डेटा थे, तो जितने भी रिकॉर्ड स्टार्टिंग में आए उतने ही लास्ट तक प्रोसेस होने चाहिए। अब कैमरा गर्म होकर बंद हो गया, आपको पता ही है, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। तो हमारे पास अगर मान लो कि 22,50,000 रिकॉर्ड आए हैं,
तो वो लास्ट तक 22,50,000 रिकॉर्ड जो है वो फ्लो होने चाहिए पूरे पाइपलाइन में। तो ये काउंट हमेशा हर जगह पे रन टाइम पे चेक्स चल रही कि कहीं पे कोई टेबल जो मास्टर टेबल है उसके डुप्लीकेट की वजह से हमारी एंट्री डुप्लीकेट ना हो जाए, वहीं पे हम प्रोसेस को फेल कर देते थे। तो ऐसी बहुत बार हमारी चीज़ें आती थी। तो रन टाइम चेक्स चलते रहते थे, पाइपलाइन के अंदर एरर हैंडलिंग होते रहती थी, और लास्ट में जब अगर सही से डेटा राइट हो गया तो रिकन्सिलिएशन होता था कि जो हमारे कॉस्ट है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है हम करते थे। उसके बाद वाई पे। अब ये चीज़ जो है ना कई बार हम मिस कर देते हैं, ओवरसी कर देते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दें तो उसके बारे में अच्छे से समझ के जाएं कि ये कंपनी क्या करती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल करो, आप थोड़े बहुत एचआर से पूछ लो, बट हाँ उसके बारे में जान के जाना चाहिए हमेशा। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं उस कंपनी के बारे में जानते ही नहीं था और मैं चला गया, बट यहाँ पे हमें पता था कि पेपे क्या करती है, और ये पेपे है, पेपाल नहीं है। ठीक है, कई बार लोग जो है पेपे और पेपाल को एक ही मतलब एक ही लेटर का डिफरेंस है ना, तो लोगों को लगता है पेपाल है ये, बट ये पे है। ये एक जापानीज़ कंपनी है, जापान का आप पेटीएम समझ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था वाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज। अगेन जो है वो बिहेवियरल वाले में हमने आंसर इसका दे रखा है, तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। सो फाइनली जो इसका आउटकम था वो मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, सिलेक्टेड। एंड बस यही है आज के इस वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।